Hello friends, this is Sia. Welcome back to the channel Study Lover Sia and welcome back to the Hindu newspaper analysis and daily current affairs. आज जो डेट है 17 मई 2022 है, 17 मई 2022। आज का जो पहला आर्टिकल है वो इंडिया और नेपाल के रिलेशन से है, जो कि जीएस पेपर 2 आईआर इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट करता है। ये न्यूज़ में क्यों है? कल पीएम नरेंद्र मोदी नेपाल को विज़िट किए, यानी 16 मई के दिन, जो क्या था, बुद्ध पूर्णिमा भी था उस दिन। इन्होंने लुम्बिनी को विज़िट किए और वो बताते हैं कि जो इंडिया और नेपाल का कल्चरल हेरिटेज है वो क्या है, कॉमन है। और नेपाल के लोग उतने ही खुश हुए थे जितना कि इंडिया के लोग खुश हुए थे। कब? जब भगवान राम का जो टेम्पल है कंस्ट्रक्शन के अंडर आया था तब। और वो बताते हैं फेथ और ट्रेडिशन जो है दोनों देश के, वो भी क्या है, कॉमन है। और नेपाल भाषण में बोल रहे हैं कि जो दुनिया के सामने उभरता हुआ चैलेंजेस हैं उसको डील करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने जो फ्रेंडशिप है इंडिया और नेपाल की फ्रेंडशिप को, उसे क्या करना पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। फिर वो कहते हैं नेपाल के बिना हमारे भगवान राम क्या हैं, इनकम्प्लीट हैं, अधूरे हैं। कब कहे थे ये? जनकपुर में उन्होंने कहा था ऐसा, और 2018 के भाषण में उन्होंने कहा था ऐसा। तो यहाँ पे दिया भी गया है कि 2018 के भाषण में उन्होंने कहा था कि हमारे जो भगवान राम हैं वो नेपाल के बिना क्या है, अधूरे हैं। और क्यों अधूरे भी आगे हम लोग को मिलेगा। तो ये कब बोले थे? 2566वीं बुद्ध जयंती पर बोले थे ये सारी बातें। उन्होंने नेपाल की प्रशंसा की उसके एंशिएंट कल्चर और सिविलाइजेशन के लिए। और वो बताए हैं कि मैं यहाँ पे कोई पॉलिटिकल मैटर के लिए विज़िट करने नहीं आया हूँ के नाते की वजह से, बल्कि ये विज़िटिंग जो है मुझे क्या देता है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस दिया है, इसलिए मैं यहाँ पे विज़िट करने आया हूँ। फिर वो 2018 में भी क्या आए थे, मई में 2018 में जनकपुर को विज़िट किए थे। और वो बताते हैं कि जनकपुर क्या है, एक जनकपुर ही नेपाल एक क्या है, भगवान राम की जो धर्म पत्नी सीता थी उनका एबोर्ड है, निवास स्थान है जनकपुर। जनकपुर कहाँ पे है? नेपाल में है। और जनकपुर की ही महारानी सीता थी। फिर मोदी जी बताते हैं कि इंडिया और नेपाल का रिलेशन जो है एंशिएंट की तरह ही मजबूत है, अभी भी उतना ही मजबूत है जितना कि एंशिएंट यानी प्राचीन समय में हुआ करते थे। और जो है उन्होंने एक दिन पूरा वहाँ पे बिताया और लुम्बिनी में प्रार्थना भी की। बर्थ प्लेस को भी उनके देखा, यानी प्रिंस सिद्धार्थ के, राजकुमार सिद्धार्थ के बर्थ प्लेस को भी देखा, जो बाद में क्या बने थे, भगवान बुद्ध बने थे। और माया टेम्पल को भी उन्होंने क्या किया, विज़िट किया। और फिर उसके बाद वहाँ की प्राइम मिनिस्टर यानी देववा के साथ एक शिलान्यास परफॉर्म किया, जो कि क्या करेगा, लॉन्च करेगा एक कॉन्स्ट्रक्शन। उस कॉन्स्ट्रक्शन का क्या नाम है? इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज इन द लुम्बिनी मोनेस्टिक जोन। तो उसका ये नाम रहेगा। और वो क्या करेगा, जो दुनिया भर के पिलग्रिम्स और टूरिस्ट आने वाले हैं उनका ये पूरी वेलकम करेगा। किसके साथ? वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ, यानी पूरी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा जो ये कॉन्स्ट्रक्शन बन करके तैयार होगा। ओके, तो इस आर्टिकल में यही सारी चीज़ें थी, इंडिया और नेपाल के रिलेशन को और मजबूत करने की कोशिश। और फिर थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं इंडिया और नेपाल की क्या रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले हम नेपाल के बैकग्राउंड को देख लेते हैं, जो रिलेशंस हैं उसके। तो नेपाल का जो एरिया है वो 1,47,181 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है। और इसकी जो पॉपुलेशन है 29 मिलियन पॉपुलेशन है। ये जो बॉर्डर शेयर करता है इंडिया से 1850 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है और 5 राज्यों को शेयर करता है, जो सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है। नेपाल का मैप जो होता है कुछ ऐसे ही होता है। तो इधर ये सिक्किम और इधर नेपाल, बिहार, उत्तर प्रदेश हो जाते हैं और इधर क्या, उत्तराखंड होता है। और इधर क्या होना सा आता है, तिब्बत आता है। और इसके बाद जो है इंडिया और नेपाल दोनों क्या हैं, इंडिया और नेपाल सार्क के मेंबर हैं। सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसके मेंबर हैं दोनों देश। और हमारे जो कैबिनेट हैं अभी हाल ही में उन्होंने क्या किया है, एक प्लान बनाया है, एक योजना बनाई है एक ब्रिज बनाने का।
एक नया ब्रिज बनाने का, जो कि नेपाल और इंडिया को क्या करेगा, लिंक करेगा, और ये ब्रिज महाकाली रिवर पे बनाया जाएगा। उत्तराखंड के धारचूला और नेपाल के धारचूला को लिंक करेगा, कनेक्ट करेगा। अब इसके हम जो है हाईलाइट विजिट को देख लेते हैं, जो कनेक्टिविटी है पहला। और पहला कनेक्टिविटी में है क्या, 35 किलोमीटर क्रॉस बॉर्डर रेलवे लाइन लॉन्च किया गया है, जो कि बिहार के जयनगर और नेपाल के कुर्ता को लिंक करेंगे। कुर्ता या कुर्ता जो भी हो, उसे क्या करेगा, लिंक करेगा। इसके बाद आता है सोलू कॉरिडोर। अब सोलू कॉरिडोर है क्या, ये 90 किलोमीटर का और 132 के वाट पावर ट्रांसमिशन लाइन बनाया गया है, जो कि 200 करोड़ रुपए में तैयार हुआ है। और ये किसके अंडर बनाया गया है, इंडियन लाइन ऑफ क्रेडिट के अंडर बनाया गया है, जो कि नेपाल के नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में क्या करेगा, आसानी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएगा आसानी से, और जो कि बहुत दूर है। और फिर इसके बाद आता है हमारा रुपे कार्ड। रुपे कार्ड क्या है, ये नेपाल में लॉन्च किया गया है। और ये नेपाल जो है चौथा देश है जिसके इसके पहले यानी 3 राष्ट्र कौन कौन से हैं, भूटान है, सिंगापुर है, यूएई है, जहाँ पे रुपे लाइव किया गया है, जो कि जैसे कि आप जानते हैं रुपे कार्ड को, जो कि आसान होता है ट्रांजैक्शन में। और इसके बाद MOUs है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये है क्या, इंडिया एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लीड कर रहा है और उसे नेपाल ने साइन किया है उसे ज्वाइन करने के लिए, और ज्वाइन करके वो 105वां मेंबर कंट्री बन गया इस सोलर अलायंस को। फिर इसके अलावा भी 3 पैक्ट पे क्या किया उसने, साइन किया। वो पैक्ट कौन कौन से हैं देखते हैं हम लोग। जो पहला है वो रेलवे सेक्टर के टेक्निकल कोऑपरेशन को इन्हांस करने के लिए। फिर सेकंड एग्रीमेंट है दोनों देशों के बीच में, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन, क्या करने के लिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को सप्लाई करने के लिए 5 वर्षों तक, और टेक्निकल एक्सपर्टाइज को शेयर करने के लिए ये एग्रीमेंट साइन किए गए हैं दोनों देशों के बीच के कॉरपोरेशन, इंडियन मतलब ऑयल कॉरपोरेशन। ओके, और फिर इसके बाद उसने क्या किया, ज्वाइन किया है विजन स्टेटमेंट पे, जो कि किस पर है, पावर सेक्टर कोऑपरेशन पर है उसने, यानी नेपाल ने ज्वाइन किया इसे भी। फिर बॉर्डर इश्यू जो है इंडिया और नेपाल के बीच में ठीक नहीं है, क्योंकि जो इंडिया का काला पानी है रीजन है, वो नेपाल 2020 के नए मैप में दिखाता है कि क्या है, ये नेपाल का पार्ट है, लेकिन इंडिया ने इसे क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। और इसके बाद जो है नेपाली प्राइम मिनिस्टर अभी प्रेजेंट टाइम के जो है, उन्होंने PM नरेंद्र मोदी से क्या किया, अर्ज किया है कि जो बाउंड्री डिस्प्यूट है उसे क्या कर लिया जाए, सॉल्व कर लिया जाए। फिर जो है इंडिया ने कहा है कि इस बाउंड्री इश्यू को सॉल्व करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, इसे डायलॉग से करेंगे, ना कि कोई पॉलिटिकल मैटर की इशू, जो कि फर्स्ट मतलब पॉलिटिकल मैटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं होगा, इसे सॉल्व नहीं किया जाएगा। फिर इसके बाद जैसे कि आप भी जानते हैं, जो इंडिया नेपाल मिलिट्री रिलेशंस हैं उसमें हमारे इंडियन आर्मी में जो गोरखा बटालियन होता है उसमें वो क्या होते हैं, नेपालीज ही होते हैं। और नेपाल आर्मी की हेल्प में इंडिया एक लीडिंग रोल प्ले किया है, उसे मॉडर्न बनाया है इक्विपमेंट और ट्रेनिंग के थ्रू, और 180 से भी ज़्यादा ट्रेनिंग स्लॉट्स प्रत्येक साल इंडियन आर्मी के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं इंडिया के भिन्न भिन्न इंडियन आर्मी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में। और इसके बाद जो है इंडिया को भी क्या होता है, प्राउड फील होता है ऐसे नेपालीज जो कि एज ए सोल्जियर के रूप में सर्विस करते हैं इंडिया में, और इंडिया भी उनकी बहुत ख्याल करता है, केयर करता है उनकी हर एक ज़रूरतों को। फिर इसके बाद यहाँ बताया गया है कि 1,23,000 एक्स सर्विसमैन है, यानी इंडियन एक्स सर्विसमैन है। और फिर 2010-11 में जो पेमेंट पेंशन है, पेंशन जो दिए जाते हैं इंडियन एक्स सर्विसमैन को 2011 और 10 में क्या इसका डेटा निकाला गया था, तो 1100 करोड़ जाता है, जो कि नेपाल की रेवेन्यू के लिए बहुत अच्छी बात है। आई होप कि ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर।
नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है ये स्वीडन मेक्स नाटो, मतलब स्वीडन क्या कंफर्म कर दिया कि वो क्या करेगा, नाटो को ज्वाइन करेगा और वहाँ से वो नया एरा स्टार्ट करेगा। नए एरा में, नए युग में प्रवेश करने जा रहा है स्वीडन। स्वीडन की जो प्राइम मिनिस्टर मैग्डलेना एंडरसन है, उन्होंने क्या किया है, नोटिस जारी किया है कि हमें नाटो को इन्फॉर्म करना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, अब नाटो को ज्वाइन करने जा रहे हैं। स्वीडन यानी स्वीडन जो है, जब ये अनाउंसमेंट किया उसके एक दिन पहले क्या किए थे, प्रेसिडेंट के फिनलैंड के प्रेसिडेंट भी ऐसा ही अनाउंसमेंट किए थे कि वो क्या करेंगे, नाटो को ज्वाइन करेंगे रसिया से अपनी सुरक्षा के लिए। और रसिया भी इसके बारे में पहले ही क्या कर दिया है, मतलब लोगों को वार्निंग दे दी है कि ऐसा करने से फिर यूक्रेन जैसी हालत होगी लोगों की। और रसिया यूक्रेन को क्यों इन्वाइट किया था, क्योंकि यूक्रेन भी नाटो को ही ज्वाइन करने जा रहा था, इसलिए रसिया ने ऐसा किया। फिर इन दोनों देशों को रसिया ने क्या किया, वार्निंग दे दी है। अब आगे क्या होता है वो हम लोग न्यूज़ मिलता रहेगा हम लोग को। फिर इसके बाद देख लेते हैं नाटो क्या है। नाटो का पूरा नाम क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसे जो है नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी कहा जाता है या फिर वाशिंगटन ट्रीटी कहा जाता है, जिसे ऑर्गेनाइज़ किया गया था 4 अप्रैल 1949 को। किसके द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका और कनाडा, सेवरल वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस के द्वारा। और क्यों किया गया था, सोवियत यूनियन के अगेंस्ट सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था। जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ तो दो देशों के बीच जो रिलेशंस थे, यानी यूनाइटेड स्टेट्स और यूएसएसआर, दोनों देश के जो स्टेट्स हैं, इन दोनों के बीच की रिलेशन क्या हो रही थी, ख़राब हो रही थी। यूएसएसआर चाह रहा था, मतलब दोनों के बीच में क्या चल रहे थे, कोल्ड वार चल रहे थे। और यूएसएसआर अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा था यूरोप में, और किस तरीके से, कम्युनिज्म के तरीके माध्यम से बढ़ा रहा था, जो कि ये इस आइडियोलॉजी को देख करके क्या हुआ, यूएस ने एक प्लान निकाला जो क्या था, नाटो को इसे ऑर्गेनाइज़ करना पड़ा। तो इस तरीके से नाटो को ऑर्गेनाइज़ किया गया। प्रेजेंट टाइम में इसमें 30 मेंबर स्टेट्स हैं, जो कि एक बार में ही 30 हो गए थे, धीरे धीरे इसमें बढ़ते हैं। और सबसे पहले इसमें जो ओरिजिनल थे, यानी इसे ऑर्गेनाइज करते वक्त थे, वो कौन कौन थे, बेल्जियम था, कनाडा था, डेनमार्क था, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल और यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स। तो इतने 12 मेंबर्स थे। फिर बाद में 1952 में ग्रीक और टर्की आए। फिर उसके बाद यहाँ 1955 से लेकर के 1990 के बीच में वेस्ट जर्मनी, फिर जर्मनी, फिर इसके बाद 1982 में स्पेन। मतलब इस तरह से 2020 तक, क्या 2020 में नॉर्थ मैसिडोनिया इसका मेंबर बना। फिर इसके बाद जो फ्रांस है वो क्या कर लिया था, मिलिट्री कमांड से अपने आप को निकाल लिया था नाटो से 1966 में। फिर जब इसे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मुझे इससे रहना चाहिए, तो फिर क्या कर लिया, इसे रिज्वाइन कर लिया नाटो के मिलिट्री कमांड को। कब ज्वाइन किया, 2009 में। तो फिर इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम की जो राजधानी ब्रुसेल्स है। और फिर जो इसके इस आर्टिकल में इतना ही था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये मॉस्को पे है, जो कि ज्ञानवापी मस्जिद है उस पर है, जहाँ उसके पार्ट को क्या कर दिया गया, सील कर दिया गया है। जब वहाँ पे ये सब पता चला कि एक शिवलिंग पाई गई है, तो वाराणसी के कोर्ट ने ऑर्डर दिया वहाँ के उस पार्ट को सील। तो ये जो शिवलिंग पाई गई है वो ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जो एब्लूशन टैंक था, एब्लूशन टैंक जिसे हम कहते हैं वज़ू खाना कहते हैं, जहाँ पे क्या करते हैं, नमाज़ पढ़ने के वक्त, मतलब जब नमाज़ पढ़ने वो लोग जाते थे मस्जिद में, तो वहाँ पे हाथ पैर धुलते थे। तो उसमें जो है वो क्या पाया गया है, शिवलिंग पाया गया है। ये कुछ महिलाओं ने क्या किया, 5 हिंदू महिलाओं ने इस पे याचिका ऐसा दावा किया है, याचिका करने वाली महिलाएं ऐसा दावा की हैं कि मतलब इसे पाया गया है वहाँ पे। जो मस्जिद के देख रेख करने वाले हैं उनमें से उन लोगों ने कहा कि मुझे इस पे ऑब्जेक्शन है, और ये कोई शिवलिंग नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक फाउंटेन पत्थर है, जो कि वज़ू खाना में होता है।
हालांकि अभी दावा किया गया है कि मतलब शिवलिंग निकला है जो कि 12 फुट और 4 फीट की लंबाई चौड़ाई में डायमीटर में है, और ये पाया गया है गहराई में पाया गया, यानी वजूद खाना में पाया गया है। लेकिन अभी कोर्ट का कोई भी इस पर सुनवाई मतलब फाइनल रिपोर्ट नहीं आया है। तो अब आज आया होगा इसका फाइनल रिपोर्ट। तो आज के लिए आई होप कि आपको समझ में आएगा ये आर्टिकल। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।